अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, बाकी लोग भी आते यस सर, हैं। बेटा, यस सर, आप लोगों ने ये यस। रोल नंबर करेक्ट नहीं किया। अभी भी मोहसिन ने जो है ये अपना नाम पहले लिखा हुआ है और रोल नंबर बाद में आ रहा है। सर मेरा रोल नंबर शो हो रहा है नुमान अरशद। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी बाद में लिखा हुआ है नुमान अरशद। पहले अपना यानी रोल पहला रोल नंबर लिखें, बाद में अपना नाम लिखें बेटा। और नाम बेशक ना यस ही लिखें, सिर्फ रोल नंबर लिखते हैं यस सर, पूरा। यस सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अभी आपने ज्वाइन किया। अल्लाह का शुक्र। अभी शुरू करें? एक आधा मिनट और रुक जाते हैं, शायद 2-4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बोल लेता हूँ। ठीक। जी बेटा, कल हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ सी जो है वो देखने शुरू किए। डू यू रिमेम्बर? यस सर। आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आनी शुरू हुई है? यस सर। दैट्स गुड। सर आपने जो असाइनमेंट दी थी वो चेक नहीं करनी? हाँ, गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा दिखाएं जरा अपनी असाइनमेंट, किस किसने की? थोड़ा सा बेटा ये नुमान अरशद, नेक्स्ट पेज करें आप। सर नेक्स्ट पेज करें। अब आवाज क्लियर है? यस सर। चलें ठीक है, नेक्स्ट करें। सर ये कैमरा बैक को आपको बैक नजर आ रहा है? असाइनमेंट आ रही है सर? हाँ हाँ नजर आ रही है। ठीक है ठीक है। आप अब्दुल्ला रसूल आप भी दिखा दें बेटा। सही है। कैमरे के सामने करें, आपका फेस आ रहा है कैमरे के सामने, आपकी असाइनमेंट नहीं आ रही। ओके सर। सर अब आ रहे? हाँ जी ठीक है। सही, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। शाबाश बेटा। कोई ऐसी चीज तो नहीं असाइनमेंट करते हुए फेस की जो आपको लगे कि यार ये तो नई चीज है, मैंने पढ़ी नहीं है? नो सर, वो ही थी पुरानी वाली। जो चैप्टर में पढ़ी है वो सारी की सारी एक्सरसाइज में हमें मिल गई हैं। यस सर। राइट, ठीक हो गया। कोई ऐसी क्वेश्चन आए, कोई टेढ़े क्वेश्चन समटाइम्स होते हैं जो ट्रिकी होते हैं थोड़े से, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है ना मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए। यस सर। ठीक हो गया। बस ये 2 लोगों ने की है असाइनमेंट, 2 लोगों ने असाइनमेंट की है बेटा। पता नहीं सर जी, और किसी ने भी की होगी, पूछ लें इनसे। चलें ठीक है। चलें बेटा, वेरी गुड। अब्दुल्ला रसूल आपने शाबाश, और नुमान अरशद दोनों बेटा वेरी गुड।
यस सर। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करना था वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स जो है ना, जैसे हमने कुछ एलिमेंट्स कल पढ़े थे, उनमें से जो पहला एलिमेंट था वो था आइडेंटिफायर। फिर आइडेंटिफायर की दो टाइप थी, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। फिर हमने एक थर्ड चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स में और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में एक चीज़ कॉमन है और एक चीज़ अनकॉमन है। वो क्या थी कि जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं उनको उनका ख़ास मीनिंग होता है और उसी में उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। और जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, अगर हम चाहें तो उनको रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड जो हैं उनका भी एक ख़ास मीनिंग होता है, स्पेशल उनका पर्पस होता है और उसको उसी पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं। सी जो है हमें कीवर्ड को रीडिफाइन करना अलाउ ही नहीं करती। ठीक हो गई जी बात। अच्छा जी, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स। आप लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गई हैं, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर, सुन पा रहे हैं। ओके यस सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक बेटा जी। वेरिएबल्स, variables are named memory locations, memory cells, which are used to store programs input data and its computational results during program execution। मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आपने जरा गौर करना है। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है मेमोरी सेल्स, which are used to store programs input data and its computational results during program execution। वेरिएबल्स बेटा जो हैं वो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हैं। क्या मतलब है मेमोरी लोकेशंस या मेमोरी सेल से क्या मुराद है? हमें पता है कि हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी से मुराद यहाँ पर रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहाँ पर वो वाला डेटा जो है वो रखा जाता है जो हमने टेम्परेरीली स्टोर करना होता है, और कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट भी वहाँ पर रखनी होती है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो उसको स्टोर कर लें, चाहें तो उसको प्रिंट कर लें, चाहें तो उसको वेस्ट कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारी मर्जी होती है। तो जो मेमोरी लोकेशंस हैं इनको नेम्ड मेमोरी लोकेशन जब बन जाते हैं ये, तो ये वेरिएबल्स बन जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का बेटा? इस बात का ये मतलब है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हमें प्रोग्राम के अंदर जब डेटा स्टोर करवाना है तो हमें डायरेक्ट, एक तो ये तरीकाकार है कि हमें मेमोरी सेल्स के एड्रेसेस का पता हो और हम उन एड्रेसेस को लिखें और वहां पर डेटा स्टोर करवा दें, फिर अगले एड्रेस को लिखें और उधर डेटा स्टोर करवा दें, फिर अगले एड्रेस को लिखें और उधर डेटा स्टोर करवा दें, फिर किसी और एड्रेस में से डेटा रीड करना है तो उस एड्रेस का दें और वो डेटा रीड कर ले। याद होगा आपको, हमने लास्ट ईयर 5वें चैप्टर में पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में, कि हम जो है मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें हमने MBR मेमोरी बफर रजिस्टर और MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स को यूज किया था। याद है आपको? यस सर। हाँ याद है। हाँ। तो बेटा वहां पर हम एड्रेसेस को यूज कर रहे थे क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शंस थी ना वो थी मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो हम जो है वो एड्रेसेस डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि हम जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जाती है, कंपाइलर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है ना कोई मेमोरी बताओ जहाँ पर मैं जो है डाटा अपना स्टोर कर सकूँ। वो उसको मेमोरी बता देता है और वेरिएबल जो है ना हमारा डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल जो है उस मेमोरी को पॉइंट करना शुरू करता है। ठीक है जी, जब हम डेटा रखवाएंगे उस वेरिएबल में तो वो उस मेमोरी लोकेशन पर जाके सेव हो जाएगा, जब रीड करेंगे तो उस मेमोरी लोकेशन से रीड हो जाएगा। तो यही असल में जो है हमारे वेरिएबल्स का काम है कि हमारी जो है लाइफ आसान कर देते हैं, प्रोग्रामिंग के दौरान हमारे लिए बहुत ईज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, एक दफ़ा मैं फिर इसको पढ़ रहा हूँ पहली स्टेटमेंट को और फिर आगे चलते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स,
which are used to store programs input data and its computational results during program execution. As the name suggests, the value of variable may change during the program execution. वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वेरिएबल जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहेगी, इसी वजह से तो उसको वेरिएबल कहते हैं. अदरवाइज वो कांस्टेंट बन जाएगा जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सकती हो. ठीक है जी. वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल विद रेफरेंस टू द अलजेब्रा. द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी RAM. Therefore, the data is stored in them temporarily. One should not mix the contents of variable with its address. देखें बेटा, ये बड़ी बात जो है ना जरूरी है कि वेरिएबल जो है उसका एक एड्रेस होता है और एक उसके कंटेंट्स होते हैं. मतलब क्या है इस बात का, अगर आप याद करें चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर, तो उसमें हमने जब पढ़ा था MBR रजिस्टर और MAR रजिस्टर, और हमने कहा था मेमोरी रीड ऑपरेशन या मेमोरी राइट ऑपरेशन करना है तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी. एक वो वाली जगह मेमोरी बफर रजिस्टर जिसमें हमने डेटा जो है रीड करके रखना था, और MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जहाँ से हमने डेटा रीड करना था वो एड्रेस. तो यहाँ पर भी वो ये दो चीजें कह रहा है कि इन दो चीजों को आपने मिक्स नहीं करना. वन शुड नॉट मिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल विद इट्स एड्रेस. ठीक है जी, ये दो अलग चीजें हैं. ठीक है जी. These are entirely different concepts. The concept of a variable can be thought of as the resident of your neighboring house, while the address of variable can be thought of as the address of that house. कहता है जो वेरिएबल के कंटेंट्स है ना, वो और वेरिएबल का एड्रेस दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ये ऐसा ही है जैसे किसी घर का जो है वो एड्रेस हो और वो मुख्तलिफ चीज़ होगी और घर के अंदर रहने वाले बंदे जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे. ठीक है ना. तो यानी कि घर के अंदर जो अफराद रह रहे हैं वो उस घर के वो जो घर है उसका एड्रेस तो डिफरेंट होगा, लेकिन बंदे जो हैं उनके नाम डिफरेंट होंगे. ठीक है. यानी एड्रेस और उसके कंटेंट्स मेमोरी और उसके अंदर पड़ा हुआ डेटा, these two are entirely different things. ठीक है जी. ये उसने बेटा एक मेमोरी जो है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है इस डायग्राम में. तो उसने बताया कि ये हमारे जो है ना मेमोरी सेल्स हैं, ये फॉर एग्जांपल एड्रेस 0000 से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर 01 फिर 02 एंड सो ऑन, इस तरह से मेमोरी के एड्रेसेस चल रहे हैं. और ये आप देख सकते हैं कि 002 के ऊपर जो है वो 12 जो है वो पड़ा हुआ है. अब 0002 जो है ये है एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल और ये है कंटेंट ऑफ द मेमोरी सेल. ठीक है. कंटेंट ऑफ द मेमोरी सेल, डेटा ऑफ द मेमोरी. ठीक है जी. इस मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ है वो है 12. ठीक है जी. गॉट इट. यस सर. शाबाश. ठीक है. इसी तरह से अगर हम किसी और मेमोरी लोकेशन पर डेटा रखेंगे तो वो उस मेमोरी लोकेशन पर मौजूद डेटा जो है वो उस सेल के कंटेंट्स बन जाएंगे. ठीक है जी. तो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल, ये जरा गौर करें, ये उसने उसको नाम दे दिया VAR. ये वेरिएबल कह रहा है कि ये वेरिएबल है. अब इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है VAR का? इसका एड्रेस है जनाब 0002. ठीक है जी. इस वेरिएबल के कंटेंट्स क्या हैं जी? वो हैं जी 12. ठीक है जी. कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल 12, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल 0002, नेम ऑफ द वेरिएबल VAR. ये नेम है, वेरिएबल का नाम है. ये इसी सेल को उठा के ना तो उसमें इधर ड्रॉ करके ना तो आपको उसकी तफसीलात बताएं. ठीक है जी. ये है बेटा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट.
और ये हम इंतहाई जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, और इंतहाई यूजफुल कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इस कॉन्सेप्ट में। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को आप जो है ना ग्रैस्प कर लें। जैसे ही हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, प्रोग्राम बनाने शुरू करने हैं, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। सी इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। ऑल वेरिएबल्स, अब वो बता रहा है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है सी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस जो हैं उसमें वेरिएबल जो हैं वो यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ठीक है जी। C is a strongly typed language. All variables must be declared before being used. The compiler will report an error if an undeclared variable is used in a program. A variable is declared in C by specifying its type, data type and name. ठीक है जी। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है? स्पेसिफाइंग इट्स टाइप, टाइप से मुराद डेटा टाइप, एंड इट्स नेम। दो चीजें हमें रिक्वायर होती हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये उसने उसका जनरल फॉर्म बताई है, डेटा टाइप और आगे वेरिएबल का नाम। ठीक हो गई जी बात। डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ द डेटा बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अब डेटा टाइप क्या करती है? डेटा टाइप ये बताती है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें डेटा किस तरह का स्टोर होगा, इसके कंटेंट्स की टाइप क्या होगी। मतलब ये कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी टाइप जो है, जिसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर है, तो हम उसके अंदर नंबर स्टोर कर सकेंगे 1 2 3 5 7 वट एवर। लेकिन अगर कोई डेटा टाइप है करेक्टर, तो उसमें हम जो है नंबर नहीं स्टोर कर सकेंगे, हम उसमें करेक्टर स्टोर कर सकेंगे। ठीक है। बेशक उसमें किस तरह की चीजें आएंगी, जैसे सी डी ए। तो और इसी तरह से अगर हम इंट डेटा टाइप यूज करेंगे, नंबर की भी फिर फर्दर आगे कैटेगरीज हैं। अगर हम इंट डेटा टाइप यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ होल नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 आ सकता है, 1.1 नहीं आ सकता, यानी फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर्स उसका हिस्सा नहीं बनते। लेकिन अगर हम जो है वो डबल यूज करेंगे या फ्लोट यूज करेंगे तो फिर हम जो है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 1.5 1.2 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। इस तरह से हम जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ये उसने एग्जांपल दी हैं, इंट और आगे स्पेस है, स्पेस के बाद केजीएस, किलोग्राम। ठीक है। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है जिसका नाम केजीएस है, और ये मेमोरी में इसका कोई ख़ास साइज़ होगा, वो साइज़ इसकी डेटा टाइप के मुताबिक होगा। इसकी डेटा टाइप इंट डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करती है, तो केजीएस जो है वो 2 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है जी। आगे हम जो है इन डेटा टाइप्स की तफसील पढ़ेंगे कि कौन सी डेटा टाइप कितना साइज़ लेती है और उसमें मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर की जा सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर की जा सकती है। A list of names of variables separated by commas is specified with the data type to declare more variables of the same data type such as। अगर हमने एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो हम ये वाला सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल का नाम दें, फिर कॉमा डालें, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम दें, फिर कॉमा डालें, फिर तीसरे, इस तरह से सो ऑन जितने मर्जी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करें। ठीक है। Declaring and defining a variable. Variable declaration tells the compiler the name of the variable to be used in the program and the type information stored in it. Type of information stored in it. In a C program, the int volume character ch variable declaration tells the compiler. In a C program, the variable declarations tell the compiler the name of two variables, volume and ch. ये जो ऊपर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं इनके नाम बता रहा है। यूज टू स्टोर एन इंटीजर एंड करेक्टर डेटा रिस्पेक्टिवली, जो कि करेक्टर डेटा और इंटीजर डेटा और करेक्टर डेटा जो है
वो रिस्पेक्टिवली स्टोर करेंगे। यानी वॉल्यूम के अंदर इंटीजर डेटा आएगा, फ्रैक्शन के अंदर फैक्टर डेटा आएगा, ch के अंदर फैक्टर डेटा आएगा। A variable declaration does not set aside memory location for the data to be stored। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है ना वो मेमोरी लोकेशन जो है वो आपके लिए जो है वो सेपरेट करके उसको असाइन नहीं करती। इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द कंपाइलर, it just informs the compiler the name of the variable and the type of data to be stored in it, while the definition of variable that set aside memory location for the variable। बेटा डेफिनेशन जो है ना उसमें ये किया जाता है कि जब डेफिनेशन दी जाती है ना तो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। यानी कि रैम में मौजूद जो फ्री पोर्शन है उसमें से हमारे वेरिएबल की डिमांड के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक मेमोरी जो है उसके लिए स्पेसिफाई कर दी जाती है कि जब तक आपका ये प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक आपको ये वाली मेमोरी जो है असाइन कर दी गई है फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। लेकिन बेटा सी के अंदर हमें डेफिनेशन और डिक्लेरेशन के बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिक्लेयर कैसे करना और डिफाइन कैसे करना है। इस वजह से कि जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं तो सी जब कंपाइल करता है प्रोग्राम और रन होने लगता है तो वो उसी की डिक्लेरेशन डेफिनेशन भी बना देता है। However, in C, the variable declaration statement not only declares the variable but also define it as in the case of above two statements. It does not mean that the declaration of a variable cannot be separated from its definition in C. C is such a powerful language that provides us all what we need for developing a program. But the discussion is out of scope of this book. We will learn more on this topic in next classes। कह रहे बेटा कि हम डेक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है जब हम इस तरह से लिखते हैं जैसे इंट वॉल्यूम लिखा है तो ये डिक्लेयर भी करेगा और डिफाइन भी करेगा। लेकिन हमारे पास सी के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर हम डिक्लेयर अलग करना चाहें और डिफाइन अलग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सी ऐसी पावरफुल लैंग्वेज है जो हमें इस काम की भी इजाज़त देती है, लेकिन ये काम जो है अभी हमारे स्कोप में नहीं है। Initializing a variable, assigning a variable, assigning a value to a variable at the time of its declaration is called initializing a variable। जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं अगर उसी वक्त आप उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, in a C program when a variable is declared the compiler set aside some memory space for it. This allocated memory space may contain data meaningless to the program, also called garbage. The computation involving this variable may produce unexpected results. To avoid this situation, all variables should be declared before being used. In C, a variable can also be initialized at the time of its declaration। बेटा इनिशियलाइजेशन असल में बुनियादी तौर पर इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करना, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हम अक्सर जो है जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन टाइम पर ही जो है वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्यों असाइन कर देते हैं? क्योंकि अगर हम असाइन ना करें तो उस वेरिएबल में जो पड़ी हुई वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता कि क्या है। वो पहले से मौजूद जो मेमोरी के अंदर कंटेंट्स पड़े होंगे ना, पहले से जो डेटा मौजूद होगा वही उसकी वैल्यू कंसिडर की जा रही होगी और वो उस वैल्यू को हम कहते हैं ये गार्बेज वैल्यू। वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी हो सकती है। हम समझ रहे होंगे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू पड़ी होगी और वो गार्बेज वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, लिहाजा हम उसको वाइप आउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अरेज करने के लिए और अपनी वैल्यू देने के लिए हम अपनी जब वैल्यू देते हैं तो वो वाइप आउट हो जाती है और उसकी जगह पर हमारी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी जाए। जैसे यहाँ पर उसने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट काउंट। ठीक है, ये उसने वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन किया है।
यहाँ पर उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में काउंट को वैल्यू असाइन की है। जैसे ही उसने फर्स्ट टाइम इसको वैल्यू असाइन की है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वरना आप ये अपने प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो फर्स्ट टाइम किए हुए को हम कहेंगे कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, करेक्टर ch और उसको वैल्यू दे दी सी। अब करेक्टर टाइप की डेटा टाइप है, तो उसको हमने जब वैल्यू देनी है तो वो सिंगल कोट्स के अंदर देनी है। ठीक है, जैसे z को हमने सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है। ये हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट वेट इज इक्वल टू 75.8, ये भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्लियर हुई है कुछ बातें? सर ये इकट्ठे ही डिक्लेयर Yes, इनिशियल और डिफाइन होते हैं। जी बेटा, इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। आप डिफाइन और डिक्लेरेशन फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे ही समझें कि वो एक ही स्टेटमेंट में होती है। जैसे ये किया हुआ है ना इंट काउंट, ये वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहा है और डिफाइन भी कर रहा है। ठीक है, अभी हम डिक्लेयर अलग करना और डिफाइन अलग करना नहीं सीख रहे, क्योंकि उसके लिए हमें क्लासेस का और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा, वो हमारे स्कोप में नहीं है। यस सर। ठीक है जी, तो हम डिक्लेयर और डेफिनेशन इस तरह से देते हैं, और जब हम इनिशियलाइजेशन अगर इसी स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करना चाहें तो फिर हम उसी वक्त जो है वैल्यू भी दे देते हैं। तो ये फिर इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेरेशन, डिफाइनिंग और इनिशियलाइजेशन। सही है जी, क्लियर है बेटा? yes, sir. यस Yes, सर। sir. हम अटेंडेंस लगा लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये जो है, अटेंडेंस हमें जो है वो गूगल शीट पर लगानी पड़ेगी। मैं आपके साथ स्क्रीन सारी शेयर करता हूँ ताकि आप भी जो है ना वो देख पाएँ। जी बेटा, आई के स्टार्ट सेकेंड ईयर मॉर्निंग। 27 327। बेटा तरतीब से बोलें, पहले पहले 20 रोल नंबर जो हैं उनमें से बोलें, 1 से लेके 20 तक। 305 305 जी बेटा, लग गई आपकी। आपको शीट नज़र आ रही है? यस सर 305 और 315 315 जी, और 330 बेटा 20 तक सारे पहले बोल। 20 तक कोई नहीं है और? अब 20 से आगे 40 तक बोलो। 27 330 27 आगे 330 जी, और Sir, 338. 330 जी, और कोई बेटा? बस इतने ही लोग हैं? सर वो
रोल नंबर 347 क्लास ले रहा था, उसकी लाइट चलेगी तो पूछ रहा था कि अब उसकी अटेंडेंस आएगी कि नहीं। बेटा लगा देते 330 इनको 30 यार कितनी दफा बोलना बेटा, आप ये देखो ना मैं लगा तो रहा हूँ, और इसके ऊपर अब जब आपको नजर आ रही है चीज तो फिर आपको क्यों डाउट हो जाए। अच्छा बेटा इवनिंग वाले आईसीएस स्टैट इवनिंग वाले, इवनिंग वाले स्टूडेंट्स में से कोई अटेंडेंस P17 है। यार ये 327 बेटा आप इवनिंग वाले हो और आपने मेरा ख्याल है मॉर्निंग में लगवा दिया। सर जी मैं मॉर्निंग में हूँ, नुमान अरशद नाम है मेरा, 27 में ठीक है ठीक है ठीक है बेटा इवनिंग वाले इवनिंग में भी है सर जी, ठीक है ठीक 27 इवनिंग में भी है। हाँ सर जी 327 जी बेटा 327 और कोई सर 331 331 जी बेटा और 317 नहीं है आज, 317 भी है, 317 है यार। है सर जी। और कोई, बस मेरा ख्याल है 8 ही लोग थे। ठीक है ठीक हो गया बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी जी। अच्छा मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ, लिंक सेंड कर। हेलो यस सर। जी बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं कनेक्ट ही है। अच्छा बेटा हम आगे जो है ना रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल का पढ़ेंगे, ये मेरा ख्याल है हम कल स्टार्ट करें। यस सर ठीक है। आपने इधर आज जो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है ना, इसको बेटा आपने ज़रा अच्छी तरह से याद करना है, देखना है, गौर व जी करना है, जो चीज़ ना समझ में आए वो आपने पूछना है। जी सर। चलें ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर देते हैं और कल हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फिर अब मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। ओके सलाम अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़।